प्यारे विद्यार्थियों, संसाधन की कड़ी में भूमि, जल, वन के बाद हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन के बारे में बात करेंगे और वो है कृषि। जहाँ तक कृषि का सवाल है, कृषि में सिर्फ भूमि से पैदा होने वाली उपज ही शामिल नहीं है। इसमें सारा पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, मधुमक्खी पालन आदि सभी कुछ सम्मिलित है। और जहाँ तक भारतीय अर्थव्यवस्था का सवाल है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम यहाँ देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। देखिए, जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत एक कृषि आधारित देश है। जैसा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत का आधार कृषि है। भारतीय कृषक जो वो भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनमें कृषि का योगदान रहता है। तो देखिए, सबसे पहला तथ्य तो ये है कि भारतीय जनसंख्या का भरण पोषण कृषि आधारित है। भारतीय कृषि से विश्व की लगभग 17% जनसंख्या का पोषण हो रहा है। कृषि हमारी 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण करती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो रोजगार में योगदान। भारतीय कृषि में देश की लगभग 2/3 श्रम शक्ति लगी हुई है। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भी अनेक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लोग या तो दस्तकारी में लगे हैं या गांव में कृषि उत्पादों पर आधारित जो छोटे मोटे उद्योग हैं उनमें लगे हैं। साथ ही कृषि में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने की भी संभावना छिपी है। तीसरा योगदान हम कह सकते हैं उद्योग धंधों का आधार। कृषि हमारे देश के अनेक छोटे बड़े तथा कुटीर उद्योगों का प्रमुख आधार है, क्योंकि इन उद्योगों के लिए कच्चा माल हमको कृषि से ही प्राप्त होता है। जैसे कपड़ा उद्योग के लिए कपास, जूट उद्योगों के लिए जूट, पटसन, चीनी उद्योगों के लिए गन्ना तथा अन्य ऐसे अनेक उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित है। हमारा पूरा तिलहन जो तेल उद्योग है वो कृषि से प्राप्त तिलहन पर आधारित है। दाल उद्योग, इस प्रकार देश का जो औद्योगिक विकास हुआ है वो उसका मुख्य आधार मूलतः कृषि ही है। अगले बिंदु में देखेंगे निर्यात व्यापार में कृषि का महत्व। भारत में के विदेशी व्यापार में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। चाय, तिलहन, तंबाकू, मसाले, कहवा, रुई, जूट, आलू, गुड़, प्याज, सूती वस्त्र, चीनी, ऐसी अनेक चीज़ें हैं जिनका भारत विदेशों को निर्यात करता है, जो कृषि से ही प्राप्त होती हैं। इनके निर्यात से हमको दुर्लभ और देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। हम कह सकते हैं देश के कुल निर्यात का लगभग 13.4% भाग कृषि से संबंधित वस्तुओं से ही प्राप्त होता है। अब फिर खाद्य सामग्री की उपलब्धि। कृषि में लगभग 62.5 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री जैसे गेहूँ, चावल, घी, चना, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सभी विभिन्न प्रकार के मसाले आदि प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि भारतीय जो कृषि है वो देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। इसकी सफलता या विफलता का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था के संपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ते हैं। हमारे देश में की खाद्य समस्या, सरकारी आय, आंतरिक व विदेशी व्यापार, यातायात के साधनों, राष्ट्रीय आय, सभी पर कृषि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि मानव जीवन में जो महत्व आत्मा का है वही भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का आम महत्व है। कृषि की जब हम चर्चा करते हैं तो कृषि में उत्पन्न होने वाली फसलों को हम कई मोटे भागों में बांट सकते हैं। जैसे खाद्यान्न फसल, दूसरा नकदी फसल, तीसरा जायद फसलें। तो खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं? देखिए, खाद्यान्न फसलें से आशय हमारा उन फसलों से जो प्रत्यक्ष रूप से सीधे भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए धान या चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, अरहर, दालें, इनका हम सीधे अपने खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर आती हैं नकद फसलें या आर्थिक फसलें। ये वो फसलें होती हैं जिनका उपयोग हम सीधे नहीं करते, जिन्हें किसान बाज़ार में बेचने के लिए उपयोग करता है और जिनसे वो नकद प्राप्त करता है। जैसे चाय, गन्ना, कपास, इन्हें हम नकदी फसलों में गिन सकते हैं। जायद फसलें वो फसलें होती हैं जो ग्रीष्म ऋतु में
बोई जाती हैं। ये मुख्यतः सब्जियां या चारे की फसलें हो करती हैं ना। और वैसे मौसम के अनुसार उत्पन्न की जाने फसलों को हम दो भागों में बांटते हैं, जिन्हें हम खरीफ की फसल या रबी की फसल कहते हैं। अब खरीफ की फसल क्या होती है और रबी की फसल क्या होती है, आइए ये जान लें। खरीफ की फसलें, ये फसलें वो होती हैं जो मानसून ऋतु के आगमन के साथ ही इन्हें बोया जाता है, मतलब जून या जुलाई में के आरंभ में इनको बोया जाता है। इनकी प्रमुख फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन आदि, है ना। इन फसलों को पकने में कम समय लगता है और इन्हें सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मानसून के समय में इनको बोया जाता है। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कम होता है। ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। दूसरी जो फसल होती है जिन्हें हम रबी की फसल कहते हैं, ये फसलें वो होती हैं जो हम मानसून ऋतु खत्म होने, मतलब सितंबर अक्टूबर के बाद शरद ऋतु के आरंभ में इनको बोया जाता है। इनकी मुख्य फसल है गेहूँ, जौ, चना, सरसों और अलसी जैसी प्रमुख फसलें हैं। इन फसलों के पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है और चूँकि तब तक हमारे यहाँ मानसून का सीज़न ख़त्म हो जाता है, इसलिए इनके लिए हमें सिंचाई की अधिक ज़रूरत पड़ती है। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। इनफैक्ट भारत का जो मुख्य खाद्यान्न पैदा होता है वो इसी रबी की फसल से ही प्राप्त होता है। ये फसलें मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। कृषि से संबंधित क्षेत्र में कई सारी क्रांतियों का जिक्र भी आता है ना। तो हम पहले इन क्रांतियों के बारे में जान लें कि ये क्रांतियाँ क्या क्या हैं और इनका तात्पर्य किससे है। सबसे पहले हम देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है और उसकी क्या विशेषता है ना। और देखिए, हरित क्रांति ने भारतीय कृषि क्षेत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। ये जानते हैं कि हुई होती क्या है। देखिए, जब अच्छे बीज, रासायनिक पदार्थ, अच्छे कीटनाशक और आधुनिक तौर तरीकों से जब खाद्यान्न के उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि हो जाती है, इस प्रक्रिया को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति 1970 के दशक के मध्य से आरंभ हुई और ये मुख्यतः खाद्यान्न फसलों के क्षेत्र में हुई, मुख्यतः गेहूं और चावल के उत्पादन में। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने कृषि के क्षेत्र में जिन आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया, उन्नत बीजों का प्रयोग किया, रासायनिक पदार्थ और कीटनाशकों का प्रयोग किया, उससे भारतीय कृषि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया और इसका बड़ा महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा। आर्थिक प्रभाव में तो हम ये जान लें कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश की प्रति व्यक्ति आय में बड़ी वृद्धि हुई। भारत में प्रति व्यक्ति आय जो 679 रुपये थी, वो बढ़कर 1600, मतलब लगभग दुगनी हो गई। कृषि निर्वाह अवस्था में भी निकलकर व्यापारिक अवस्था में बदल गई। मतलब कृषि जो सिर्फ भरण पोषण का माध्यम थी, वो अब इस माध्यम हो गई कि कृषक अतिरिक्त उपज प्राप्त कर सकता था और उससे वो अपनी आय को बढ़ा सकता था। तीसरी जो चीज़ हुई थी वो कृषि का मशीनीकरण हो गया, क्योंकि अब किसानों के पास अतिरिक्त पैसा भी था ना। जुताई, बुआई, गुड़ाई आदि कार्यों में मशीनों से कार्य होने लगा, जिससे सिंचाई का क्षेत्र भी काफ़ी बढ़ गया। उर्वरकों का उपयोग पहले से काफ़ी बढ़ गया और गेहूं का उत्पादन जो हरित क्रांति से पहले लगभग प्रति हेक्टर 2032 किलोग्राम था, वो हम उदाहरण लें पंजाब का, तो वहाँ ही 3531 किलोग्राम हो गया। तो इससे ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि हरित क्रांति ने हमारे उत्पादन को कितना बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त कुछ और क्रांतियों का जिक्र आता है, जैसे श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति। ये क्या है, आइए इन्हें जान लें। देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है ना। इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है ना। इस क्रांति में डेयरी विकास कार्यक्रमों द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि की गई। यद्यपि भारत में पशुओं की संख्या काफ़ी अधिक थी, लेकिन दुग्ध का उत्पादन कम था। तो प्रति पशु दुग्ध का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस योजना का कार्यान्वयन किया गया और इसके द्वारा प्रति व्यक्ति दुग्ध का उत्पादन
बढ़ाया गया है ना। सरकार द्वारा इस क्रांति के अंतर्गत विदेशी नस्लों की गायों तथा स्थानीय गायों के संकरण से नई जातियों का विकास किया गया जो अधिक दूध देती हैं, और इसका परिणाम ये हुआ कि आज हम अपनी आवश्यकता से अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन कर पा रहे हैं। दूसरी क्रांति पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेलों और तिलहन की फसलों से, इसे प्रीत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने की रणनीति को पीली क्रांति कहते हैं। देश में खाद्यान्न तेलों की जो काफ़ी कमी थी उसे इस क्रांति के माध्यम से दूर किया गया। इस क्रांति से पहले मुख्यतः तिलहन फसल के रूप में हम मूंगफली, सूरजमुखी आदि पर निर्भर करते थे, लेकिन इस क्रांति के बाद सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया और हमने लगभग इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। तीसरी चीज़ नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से होता है। भारत की बड़ी सीमा जो है वो समुद्र से घिरी हुई है, कहना चाहिए भारत के 3 दिशाओं में समुद्र है और समुद्र मछली का एक बड़ा स्रोत है, और इन सभी समुद्रवर्ती क्षेत्रों का एक प्रमुख खाद्यान्न है मछली। लेकिन मछलियों का उत्पादन भी हमारे यहाँ दुनिया का जो औसत है उससे काफ़ी कम था, तो उस उत्पादन को बढ़ा देने के लिए फिश क्रांति जिसे नीली क्रांति की गई। इसमें मछुआरों को अच्छे जाल, मशीनीकृत नौकाएं, उम्दा टेक्नोलॉजी और प्रशिक्षण देके मछली के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इसी तरह है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध उद्यानिकी फसलों से, फल और फूलों के उत्पादन से। फल और फूलों के उत्पादन को बढ़ा के कृषि को एक लाभकारी धंधा बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे हमारे किसानों की उपज बढ़े और उनका आर्थिक आधार मजबूत हो। इस क्षेत्र में भी हमें बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त औषधीय फसल भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और औषधीय फसल न केवल किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सहायक है, बल्कि ये हमारे देश को विदेशी एलोपैथिक दवाइयों पर उनकी निर्भरता को भी कम करता है। आइए हम जानते हैं कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या क्या है। आज़ादी के इतने समय बाद भी हम दुनिया की कृषकों की तुलना में तुलनात्मक रूप से पीछे हैं। यदि हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखें तो विकसित देश अमेरिका, कनाडा और यूरोप को तो छोड़िए, चीन जैसे देशों से भी हमारे यहाँ कृषि का उत्पादन कम है, और कृषि को अभी भी एक बहुत लाभकारी धंधा नहीं समझा जाता। तो क्या वजह है? आइए हम जानें कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या क्या है। पहली सबसे बड़ी समस्या है छोटे खेत। भारत में अधिकतर जोतें हैं वो छोटी हैं तथा उनके असमान वितरण से जो सामाजिक तनाव, हिंसा और असंतोष पैदा हो रहा है वो कृषि के लिए एक बड़ा समस्या है। अधिकांश किसानों के पास जो जोत है वो काफ़ी छोटी है। कम ज़मीन होने से किसान अच्छे संसाधनों लायक संसाधन नहीं जुटा पाता। उसके पास इतने साधन नहीं रहते कि वो अच्छी बीज, मशीनों या रासायनिक खादों का उपयोग करके इन्वेस्टमेंट कर सके। इसलिए ये एक बड़ी समस्या होती है और उसके चलते किसान अपना उत्पादन नहीं बढ़ा पाता। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है वर्षा पर निर्भरता। भारतीय कृषि को आज भी मानसून का जुआ कहा जाता है। हमारे यहाँ कृषि का उत्पादन उसी वर्ष बेहतर रहता है जिस वर्ष मानसून सामान्य रहता है। जब भी मानसून बिगड़ता है हमारा सारा कृषि उत्पादन का जो अनुमान रहता है वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ कृषि का जो भी उत्पादन है वो सब वर्षा पर निर्भर करता है। तो ये एक कृषि का हमारा बहुत बड़ी समस्या है कि हम अभी तक सिंचाई को लेकर आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। हमारी सिंचाई व्यवस्था पूर्णतः अभी भी मानसून पर ही निर्भर है। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो पुरानी पद्धति का उपयोग। आज़ादी के इतने सालों बाद भी किसान अभी पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है और उसकी वो अभी भी पुराने तौर तरीकों का उपयोग कर रहा है। उन्नत बीजों का प्रयोग करना, कृषि मिट्टी की जांच करना, आधुनिक उपकरण का प्रयोग करना, इस मामले में हम तुलनात्मक रूप से अभी भी काफ़ी पीछे हैं। फिर कृषकों की अज्ञानता तथा गरीबी।
देखिए, आधुनिक कृषि एक वैज्ञानिकता आधारित कृषि है, जहाँ सिर्फ उत्पादन करना ही पर्याप्त नहीं है। उत्पादन की क्वालिटी और मात्रा दोनों को ही बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कृषकों की अज्ञानता और उसकी आर्थिक गरीबी के चलते किसान अपना उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। फिर अलाभकारी जोतें। अधिकतर किसानों की जोतें जो हैं, जोतें मतलब खेतों की जो क्षेत्र है, वो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है। गरीब किसान अपने परिवार का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन छोटी छोटी जोतों के कारण भारतीय कृषि अभी भी बड़े रूप में निर्वाह कृषि बनी है। मतलब वो सिर्फ अपना भरण पोषण करने में ही कामयाब हो पाता है। इसलिए भारतीय कृषि की प्रगति रुकी हुई है। एक महत्वपूर्ण समस्या जो आधुनिकीकरण के साथ जुड़ी हुई है, बढ़ता हुआ अनउपजाऊपन। वनों और चारागाहों के कम होने के कारण मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बनाए रखने के स्रोत भी सूखते जा रहे हैं। दूसरी ओर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लालच में रासायनिक खादों का अत्याधुनिक प्रयोग, कीटनाशकों का अवैज्ञानिक तरीकों से प्रयोग, फिर भूमि का अत्यधिक दोहन, इन सब कारणों से भूमि का अनुपजाऊपन बढ़ रहा है। और ये भारत जैसे 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के लिए एक प्रमुख समस्या बनता जा रहा है। तो ये ऐसी समस्याएं जिन्हें सक्रिय रूप से हल करना इस देश की कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।